हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग देखेंगे 41 नंबर से प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए हम 2 सेशन करवा दिए जिसमें कि आप लोगों को 40 प्रश्न जो है मिल चुका है। आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे 41 वाले से अगर नहीं देखे हैं तो उन सब सेशनों को क्योंकि वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा चुके हैं हम। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम दे देंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हम लगातार चल रहे हैं इसमें, चलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने पहले नंबर प्रश्न को यानी 41 नंबर को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है? चलिए, प्रश्न है हमारा पहला यहाँ पे कि फयाज खां की गायकी में किन गायकियों का समावेश था? कौन से गायकियों का? क्या ध्रुपद और ख्याल, ख्याल और तराना, टप्पा और ध्रुपद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ध्रुपद और ख्याल यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। जो कि फयाज खां कहाँ से जुड़े थे? तो ये आपके कौन से घराने? तो आगरा घराने से जुड़े हुए थे। आगरा घराना का रत्न जो कहा जाता है ये यही फयाज खां साहब को कहा जाता है, ठीक है? चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि फयाज खां साहब के गुरु कौन थे, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर का प्रश्न है कि मैसूर दरबार में आफ़ताब-ए मौसिकी की उपाधि फयाज़ खां को किस वर्ष प्राप्त हुई थी? भैया वर्ष बताना है कि आपको बता दें एक चीज़ कि आफ़ताब-ए मौसिकी की जो उपाधि थी वो किनको मिली थी? तो फयाज़ खां को मिली थी। किनके दरबार में मिली थी? तो मैसूर नरेश के दरबार में मिली थी। मैसूर के दरबार में मिली थी। मैसूर के राजा के द्वारा दिया गया था आफ़ताब-ए मौसिकी की उपाधि किसको? तो फयाज़ खां को। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आफ़ताब-ए मौसिकी की उपाधि जो है फयाज़ खां को किस वर्ष प्राप्त हुई थी? क्या 1952 में, 1911 में, 1916, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? क्या जवाब होगा यहाँ पे मेरे दोस्त? यहाँ पे जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में दिया गया था। किनके द्वारा पूछा जाएगा? तो आपको बताना है मैसूर दरबार के द्वारा यानी मैसूर नरेश के द्वारा 1911 में। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है हमारा 43 नंबर का कि फयाज़ खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों बताना है फयाज़ खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या आपके आगरा में हुई थी, बड़ौदा में हुई थी, हैदराबाद में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फयाज़ खां की जो मृत्यु होगी ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ौदा में होगा मृत्यु इनका। लेकिन अगर जन्म पूछेगा तो कहाँ पे होगा? आगरा में। कब होगा? तो 1886 ईस्वी में होगा, ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर का प्रश्न है हमारा कि बड़े गुलाम अली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताना है भाई। बड़े गुलाम अली खां साहब जो कि आपके कहाँ से संबंधित थे? जो कि संबंधित थे पटियाला घराना से, ठीक है? पटियाला घराना से। और इनके बेटे का नाम क्या था? मुनव्वर अली, ठीक है? मुनव्वर अली खां, ठीक है? तो मुनव्वर अली खां के अगर गुरु की बात किया जाए तो मुनव्वर अली खां के गुरु यही हो जाते हैं। उनके पिता कौन? इनके पिता बड़े गुलाम अली खां पटियाला वाले, और पटियाला घराना मुनव्वर खां का भी है और इनका भी है, ठीक है? तो चलिए अब जवाब देंगे। यहाँ पे क्या होगा जवाब? क्या 1901 1902 हरियाणा में, या फिर 1902 पंजाब में, 1902 लाहौर में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था लाहौर में, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई हैदराबाद में हुई थी, ठीक है? हैदराबाद में हुई थी। कहीं-कहीं पे आपको ये 1902 वाला 1901 भी देखने को मिल जा सकता है, ठीक है? इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि दो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन जो है क्रिएट कर देता है। बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं जो कहीं पे 1 दिखाता है, कहीं पे 2 दिखाता है, ठीक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा 45 नंबर का। यहाँ पे प्रश्न है कि बड़े गुलाम अली बंदिशें बनाते समय उसमें अपना उपनाम क्या रखते थे? दोस्तों बड़े गुलाम अली का उपनाम क्या है? मतलब डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका यही है कि बड़े गुलाम अली खां का उपनाम बताएं। क्योंकि भाई जब वो बंदिश बनाते थे तो उसी में ना अपना उपनाम का प्रयोग क्या करते थे? तो वही पूछ रहा है कि क्या है? क्या मनरंग है, सबरंग है, सरस पिया है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका जवाब बनेगा यहाँ पे देखिए मनरंग। ये तो भाई होंगे नहीं क्योंकि ये तो आपके भूपत खां के होंगे, ठीक है? भूपत खां का होगा। सरस पिया तो होगा नहीं क्योंकि ये आपके कौन हो जाएंगे? ये काले खां का होगा। लेकिन बचा कौन इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा बड़े गुलाम अली खां सबरंग, ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है बड़े गुलाम अली की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? भैया आपको भी बताए थे ना हम कि हैदराबाद में हुई थी,
तो आपको यहाँ से जो है पकड़ा जाएगा। हैदराबाद में अभी बता चुके थे, तो हैदराबाद तो बस एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली यही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो 23 अप्रैल 1968 को यानी हैदराबाद में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जन्म कब हुआ था मैंने आपको बताया, 1901 या 1902 लाहौर में देता है, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 47 नंबर का प्रश्न है कि बड़े गुलाम अली को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको याद रखिएगा VVI, क्योंकि बड़े गुलाम अली खान साहब जो थे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े कलाकार थे। तो यहाँ पे बड़े गुलाम अली खान को बात किया जाए तो किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था। जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा आपका क्या, 1967, 1971 या 1962 या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1962 ईस्वी को, ठीक है। यानी इनके मृत्यु से कितने वर्ष पहले, इनकी 1968 में मृत्यु हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है, इसमें -6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1962। तो भैया 6 वर्ष पहले इनको मिला था, अगर 68 में आपको याद होगा तो 6 वर्ष पहले याद रखा दीजिएगा आप अपने माइंड को कि पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, 1962 में मिला था, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निसार हुसैन खां का जन्म कहाँ हुआ था। अब निसार हुसैन खां की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जवाब देना है यहाँ पे मेरे दोस्त। यहाँ पे जवाब क्या होगा, क्या 1960 में अमृतसर में, 1909 बदायूं में, या फिर 1897 ईस्वी अहमदाबाद में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए जन्म वाला जब भी बात आएगा ना, तो जन्म वाला में एक से अधिक तो ऑप्शन को काट के ही चलना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का कैसे 2 जगह जन्म हो सकता है, नहीं ना। तो यही चीज है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1909 ईस्वी, यानी कि निसार हुसैन खान साहब का जन्म हुआ था 1909 में। अगर पूछेगा कहाँ तो आपको जवाब देना है बदायूं में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निसार हुसैन खां किस घराने से संबंधित थे। निसार हुसैन खां क्या रामपुर सहसवान घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग के लिए जो है घराना वाला जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से आप लोग के लिए बहुत कुछ जो ऐसा है इंपॉर्टेंट, वो आप लोग के लिए सेशन बहुत जल्द ही लाने वाला हूं। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना मैं सेशन अभी करवाऊंगा। अभी तो ये सीरीज कंटिन्यू रख रहे हैं, इसको करवाने के बाद हम उसको जल्द ही करवाएंगे, उस पे भी हमने काम शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा इसका, निसार हुसैन खां का जो घराना पूछा जाएगा तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। 1 मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे रामपुर सहसवान होगा, ठीक है। निसार हुसैन खां, ठीक है, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, रामपुर सहसवान घराना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ग्वालियर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, निसार हुसैन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे रामपुर सहसवान घराना निसार हुसैन खां का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है निसार हुसैन खां को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। यानी क्या पूछा जा रहा है, पद्म भूषण भाई कौन से वर्ष में, किसको, तो निसार हुसैन खां को पद्म भूषण कब दिया गया था, क्या 1969 में, 1967 में, 1971 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा, तो हमने आपको बताया ऊपर में कि 1962 में बड़े गुलाम अली खां को दिया गया था पद्म भूषण, और ये पद्म भूषण अब किनको दिया जा रहा है, तो निसार हुसैन खां का। तो इसका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी निसार हुसैन खां को 1971 ईस्वी में क्या दिया गया था, तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि इनमें से उस्ताद अमीर खां के गुरु कौन है जो उनके पिता के भी गुरु थे। देखिए यानी कि उस्ताद अमीर खां की बात हो रही है, यानी कि इंदौर घराना, ठीक है, इंदौर घराना के संस्थापक जो है, इंदौर घराना के संस्थापक जो है ये आपके उस्ताद अमीर खां। और यही अमीर खां के लिए कहा जा रहा है कि उनके गुरु कौन थे, जो उनके पिता के भी गुरु थे। तो भैया हो सकते हैं गुरु, क्योंकि उनको भी सिखाया होगा, उनके पिता को भी सिखाया होगा। तो यहाँ पे जो वैसे व्यक्ति हैं, वैसे जो गुरु हैं वो कौन है, क्या उस्ताद अमान अली या उस्ताद काले खां या नथन पीर बख्श, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो उमान अली होंगे, उस्ताद काले खां, नथन पीर बख्श, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उस्ताद उमान अली खां उस्ताद अमीर खां के गुरु थे और इनके पिता के भी गुरु माने जाते हैं, ठीक है। चलिए
देखेंगे नंबर 52 हमारा प्रश्न है कि उस्ताद आमिर खां की आलाप गायन पद्धति के विशेष प्रकार को किस नाम से पुकारते थे? क्या खंड मेरु, मेरु खंड, एक तालव्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? देखिए, एक तो थे आपके कौन? करीम खां, जो कि घराना कौन सा था इनका? कौन सा घराना था अब्दुल करीम खां का? तो इनका घराना था किराना। ठीक है, बताता हूं मैं अभी क्या बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये था करीम खां, ठीक है। करीम खां जो थे ये इनका घराना था कौन सा? किराना घराना था। तो ये क्या करते थे, ये भैया इनके लिए जो प्रसिद्ध जो था ना गायकी, इनके लिए मेरुखंड गायकी था। क्या था? मेरुखंड गायकी के लिए ये प्रसिद्ध थे। आपको इस चीज को याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? उस्ताद आमिर खां के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मेरुखंड किनका हो गया? करीम खां का हो गया। लेकिन इनका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंड मेरु। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते थे? खंड मेरु के आलाप गायन पद्धति के विशेष प्रकार से ये जो थे पुकारे जाते थे। खंड मेरु के साथ इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, और मेरु खंड के साथ किनका होगा? करीम खां। अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा थोड़ा के चक्कर में जो है आप लोग मिस मत कीजिएगा, बस इसको ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे अब 53 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1971 में सूर्य सिंगार संसद के द्वारा उस्ताद आमिर खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कौन सा उपाधि दिया गया था भैया? आपका यहाँ पे जो जवाब होगा इसमें क्या होगा? सूर सागर होगा, या सूर विलास होगा, या फिर स्वर विलास, या राजगायक, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको बताए थे ना पहले सेशन में हम इसका कि राजगायक कौन थे, किनको किनको कहा गया था। ये सब चीज़ हम पहले सेशन में बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 सेशन है पड़ा हुआ, 2 सेशन का लिंक आप लोग को इसके पिछले का मैं दे दूंगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इस सीरीज की, तो आपको सारा लिंक मिल जाएगा, चेक करके आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा 53 नंबर का, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका स्वर विलास। इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, स्वर विलास की उपाधि दी गई थी। किनको? तो सुर सिंगार संसद के द्वारा। किसको? तो उस्ताद आमिर खां को। ठीक है, स्वर विलास। आगे देखेंगे 54 नंबर का प्रश्न यहाँ पे, प्रसिद्ध गायक आमिर खां साहब से अधिक विलंबित ख्याल कौन से ताल में गाए गए हैं? यानी कि आमिर खां के द्वारा जो पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है विलंबित ख्याल जो है वो कौन से ताल में गाए गए हैं? ये तो गायक थे ना, इनके बारे में तो पता ही होगा। तो ये जो है कौन से ताल में अधिक से अधिक गायक है? 4 ताल, 1 ताल, कहरवा ताल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ये 1 ताल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ताल के लिए काफी मशहूर थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर का जो प्रश्न है कि उस्ताद आमिर खां इनमें से किस फिल्म में गाया था? यानी कौन से फिल्म में गायन किया था उस्ताद आमिर खान ने? क्या बैजू बाबरा वो था, जोधा अकबर था, लैला मजनू था, एक से अधिक था, इनमें से कोई नहीं? क्या जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो 55 का नंबर जो जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बैजू बाबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैजू बाबरा। अगर हम बात कर ले साथ में तो रागिनी भी हो जाएगा। रागिनी एक मूवी थी, रागिनी में भी गाया है इन्होंने। और किसमें? एक और है आपका सबाब। ठीक है, सबाब, इसमें भी इन्होंने क्या किया है? गायन किया है। तो रागिनी और सबाब और बैजू बाबरा ये तीनों आपको नोट करके याद कर लेना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 56 नंबर का प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, उस्ताद आमिर खां का जन्म कब और कहां हुआ था? उस्ताद आमिर खां जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, क्या बताना है? क्या 15 अगस्त 1912 ईस्वी को इंदौर में, 24 जून 1897 को बड़ौदा में, या 19 सितंबर 1936 को महाराष्ट्र में? कहां हुआ था? इसका सीधा जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में। क्योंकि ये जो है आपके 15 अगस्त 1912 ईस्वी को पैदा लिए थे, कहाँ? इंदौर में। और इंदौर घराने का संस्थापक भी बने थे आगे चलकर। अगर वही हम 1897 की बात करेंगे ये आपका, तो ये किनका जन्म हो जाएगा? ये जन्म हो जाएगा आपका बड़ौदा वाला ओमकार नाथ। आपको याद होगा ओमकार नाथ ठाकुर का। ठीक है, ये इनका जन्म हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे 1936 महाराष्ट्र की, तो ये हो जाएंगे आपके कौन? जुबीन मेहता। ठीक है, जुबीन मेहता जी का जन्म हो जाएगा 1936 महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब 57 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म
कब और कहाँ हुआ था? चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या 15 अगस्त 1912 को, 24 जून 1897 बड़ौदा, या फिर आपका 19 सितंबर 1936 महाराष्ट्र, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया जस्ट अभी इसका जवाब क्या होगा, सीधा सीधा कुछ सोचना ही नहीं है भैया। 24 जून 1897 को बड़ौदा में हुआ था किनका जन्म? तो ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। और विनायक राव पटवर्धन की बात करें तो ठीक इनसे जो है आपके 1898 ईस्वी में 1 साल बाद इनका जन्म हुआ था, विनायक राव पटवर्धन जी का। और ये दोनों किनके शिष्य थे? तो पलुस्कर जी के शिष्य थे। अभी ये मैंने किनका बताया? 1936 महाराष्ट्र में। कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि मैंने किनका बताया। कमेंट बॉक्स खुला है, फटाफट टाइप कीजिए कि किनका जन्म हुआ था 1936 में, ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा 58 नंबर का कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे। भैया अब आ गया बात ओमकार नाथ ठाकुर की, ठीक है। पहले तो ऊपर अगर देखें तो ईचल करंजीकर से आएंगे, पहले वासुदेव बुआ जोशी से आएंगे। तो वासुदेव बुआ जोशी से अगर हम आते हैं, ठीक है, तो इसके गुरु शिष्य कौन होंगे? ईचल करंजीकर, ठीक है, ईचल करंजीकर, ठीक है। इसके बाद इनके शिष्य कौन होंगे? तो पलुस्कर होंगे, ठीक है, पलुस्कर। इसके बाद इनके शिष्य कौन होंगे? तो ओमकार नाथ होंगे, ठीक है, ओमकार नाथ। अब ओमकार नाथ के बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे जो आपका प्रश्न है ना, ये ओमकार नाथ के बाद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जवाब क्या होगा? यहाँ पे जो जवाब होगा क्या? प्रेमलता शर्मा होगा, विनायक राव पटवर्धन होगा, भूपेन हजारिका होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक नाम ऐसा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको क्या किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भैया ये कौन है नाम? ये जो है आपके 2019 ईस्वी में भूपेन हजारिका जी को, ये आसाम के हैं, तो इनको जो है क्या किया गया है? 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बताना है इसका शिष्य। तो 58 नंबर का जो प्रश्न का जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, प्रेमलता शर्मा जी, ये इनके शिष्य हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। 59 नंबर का प्रश्न है हमारा कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो कि आपके कौन से ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं, कौन सा पुस्तक लिखा था उन्होंने? कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनका जो है ग्रंथ है, पुस्तक जो है हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि इनका कौन सा पुस्तक है, ठीक है। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे? क्या 29 दिसंबर 1967, 21 अगस्त 1931 या 19 सितंबर 1936? कब होगा इसका जवाब? इसका जवाब जो होगा सीधा सीधा आपका ओमकार नाथ ठाकुर की मृत्यु जो हुई थी, ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा इसका, 29 दिसंबर 1967 ईस्वी को, ठीक है। और ये 1931 की बात करें तो ये आपके पलुस्कर जी का है। और 1936 की बात करें तो भातखंडे का है, भातखंडे का मृत्यु दिवस है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न हमारा बनेगा क्या कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? क्या प्रणव रंग होगा, अनंग रंग होगा, सब रंग होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसके आगे भी आप लोग को सेशन बुलाकर दे देंगे, क्योंकि अभी जो है आपका सेशन जो है और बहुत सारा सेशन अभी करवाना है, तो इसलिए आज जो हम सेशन को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। लेकिन इसका जवाब दे देते हैं आपको। इसका जवाब क्या हो जाएगा? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपनाम कौन सा? प्रणव रंग।